धनकोट नाम के गांव में सुमित्रा सुभाष नाम की पति पत्नी एक ठेली के ऊपर रोटियां बेचते थे। सुमित्रा रोटी तैयार करती थी तो सुभाष कस्टमर्स को प्लेट में सब्जी डालकर देता था। कमाए थोड़े पैसों से ही वे लोग बहुत खुशी से जीते थे। एक बार उनके ठेली के सामने वीरेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने नूडल्स का व्यापार शुरू किया। उस गांव में नूडल्स नया होने के कारण लोग उसे खाने के लिए बहुत दिलचस्पी दिखाने लगे। उस वजह से सुमित्रा और सुभाष का व्यापार घाटे में चलने लगा। फिर भी वे दोनों दुखी नहीं थे। हमें और स्वादिष्ट रोटी और सब्जी बनाना है कहकर सोचते थे। थोड़े दिन बीतने के बाद वीरेंद्र के मन में लालच बढ़ने लगी। मुनाफा बढ़ाने के लिए मिलावटी चीजों का उपयोग करके नूडल्स तैयार करने लगा। तब से लोग धीरे धीरे सुमित्रा के रोटी की रेडी के पास आना शुरू किए। बहुत कम समय में ही वीरेंद्र का व्यापार घाटे में चलने लगा। एक दिन वीरेंद्र उनके रेडी के पास आकर, रे, कल से तुम यहाँ पर व्यापार मत करो, कहीं दूर जाकर करो। ये क्या जी, ये अच्छा सेंटर है, दूर ठेली रखे तो हमारे पास कौन आएगा। वैसे हमें व्यापार कहाँ करना है ये बोलने के लिए आप कौन हैं? इससे पहले जब आपका व्यापार अच्छा चल रहा था तो हम दुखी नहीं हुए थे ना। हमने उसे एक चुनौती के जैसे लिया था। अब आपका व्यापार घाटे में है कहकर हमें धमकाना ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ पता है क्या तुम्हें? इस गांव का हेड कांस्टेबल मेरा भाई ही है। इस वजह से तुम मेरे अनुमति के बगैर इस गांव में व्यापार नहीं कर सकते। तुम्हारा रेडी रखने का परमिशन कैंसिल करके रख दूंगा। जो करना है करो, हम तुमसे नहीं डरते। अगले दिन एक पुलिस वहां पर आकर, आप लोगों को इस गांव में कहीं पर भी रेडी रखने का परमिशन नहीं है, ये देखो ऑफिशियल लेटर, कहकर उन्हें एक लेटर दिया। अब सुभाष और सुमित्रा को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। वो उस रात अपने झोपड़ी में उदास होकर बैठे हुए थे। इतने में बाहर से, मुझे भूख लग रही है, घर में खाने के लिए कुछ है क्या, कहकर किसी की आवाज सुनाई दी। दोनों बाहर जाकर देखे, वहाँ एक आदिवासी था। उसे देखकर वो दोनों आश्चर्य में पड़ गए। मैं बगल वाले जंगल से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खिला पाओगे या नहीं? नहीं तो मैं चला जाऊंगा। उस चटाई पर बैठ जाइए, 5 मिनट में भोजन बनाऊंगी। वो आदिवासी तब झोपड़ी के बाहर मौजूद चटाई पे बैठ गया। सुमित्रा घर के अंदर रोटियां बनाने लगी। सुभाष उन्हें उस आदिवासी को लाकर देने लगा। वो आदिवासी रोटियों को झट से खाकर, मुझे और रोटी चाहिए, ऐसे सुमित्रा रोटियां बनाते ही जा रही थी और वो आदिवासी उन्हें खाते ही जा रहा था। ऐसे उसे खाते आधी रात हो गई। हाँ, अब बस है। तुम्हें इस गांव में रेडी रखने का परमिशन नहीं है ना, तुम सीधे अपने रेडी के पास जाओ, मैं आऊंगा। सुमित्रा और सुभाष एक दूसरे के मुंह देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे दोनों अपने रेडी के पास गए और देखा कि वहाँ एक हैंड पंप। रातों रात यहाँ पर यह हैंड पंप कैसे प्रकट हुई रही कहकर उस हैंड पंप को मारने लगा। बस उसमें से नूडल्स आने लगे। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। ये कैसा चमत्कार है जी? वैसे वो आदिवासी कौन था? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया क्या? वो साक्षात भगवान तेरी। वो हमारे अच्छाई और सहनशीलता का परीक्षा लेकर हमें ये वरदान दिए। दोनों आसमान की तरफ देखकर प्रणाम किए। अगले दिन दोपहर सुभाष और सुमित्रा उस हैंड पंप के पास खड़े थे। वीरेंद्र उन्हें देखकर, ये क्या हैंड पंप लगाए? पानी का व्यापार करने के लिए क्या? करो करो, मेरे कारोबार के लिए भी ये अच्छा है। सुभाष हैंड पंप मारने लगा। उसमें से नूडल्स आने लगे। सुमित्रा उन्हें एक प्लेट में पकड़ने लगी। वीरेंद्र और कस्टमर्स उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सारे ग्राहक उस हैंड पंप के पास आए। ये कैसा चमत्कार है भाई? ये माया हैंड पंप है जी। उस भगवान ने हमें ये वरदान दिया है। इसमें से आपको जो मन चाहे उस तरह के नूडल्स आएंगे। एक बार खा के देखिए। सुमित्रा उस आदमी को नूडल्स प्लेट में डालकर दी। वो नूडल्स खाकर, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। बड़े बड़े चाइनीज रेस्टोरेंट्स में भी इतना स्वादिष्ट नूडल्स मैंने नहीं खाया।
अब सारे लोग उस हैंडपंप के सामने लाइन में खड़े हो गए। सुभाष हैंडपंप मारने लगा तो नूडल्स आने लगे। सुमित्रा उन्हें बड़े बड़े हंडियों में पकड़ने लगी। ऐसे 4-5 हंडियां भरने के बाद उन नूडल्स को प्लेट में डालकर कस्टमर्स को देने लगी। वो देखकर वीरेंद्र को क्या करना है समझ नहीं आया। ऐसे उस मैजिकल नूडल्स पंप के बारे में सबको पता चला। लोग उन्हें खाने के लिए बड़ी तादाद में आने लगे। एक दिन रात के समय वीरेंद्र उस हैंड पंप को पकड़ लिया था। बस करंट शॉक मारा और वह नीचे गिर गया। ऐसे सुभाष और सुमित्रा उस नूडल पंप के द्वारा बहुत पैसे कमाए। एक गांव में तुषार लाल नाम का एक बूढ़ा बावर्ची रहता था। तुषार लाल मदन नाम का एक धनवान के घर में खाना पकाने का काम करता था। तुषार कोई खाना पकाने लगता तो राधिका उसे देखकर, वाह, प्याज और तलने दो, उतने जल्दी भी क्या है, जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले ही डालना चाहिए था ना दादा। वाह, और कितनी देर स्टोव को सिम पे लगाओगे, हाई में लगाकर अच्छे से मिक्स करे तो ही फ्राई करारा बनेगा ना। ऐसे वो दोनों कुछ न कुछ बोलते थे और आखिर में वो सालन बेकार बन जाता था। तुषार लाल अपना सर पकड़ लेता था। एक दिन मदन, राधिका, तनुजा और बच्चे सब डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे थे। मदन चिकन लेग पीस खाकर, ये क्या दादाजी, चिकन इतना घटिया है, इसमें नमक ज्यादा है और मिर्ची कम है, लेग पीस भी अंदर से पका ही नहीं। बेटा, मैं तुम्हारे बचपन से ही इस घर में काम करते आ रहा हूँ। तुम्हें याद है ना कि एक दिन भी तुमने मुझसे शिकायत नहीं की। मेरे पकवान बहुत चाह से खाते थे, मगर तुमने गौर किया ही होगा आजकल ही मेरे बनाए व्यंजनाएं अच्छे नहीं रह रहे हैं। मैंने तुमसे कई बार कहने के लिए सोचा था मगर कह नहीं पाया। आज तुम पूछ रहे हो इसीलिए बोल रहा हूँ। आजकल सास और बहू के बीच में मुकाबला बढ़ गया है। वो दोनों हर काम उनके कहे जैसे ही होना है ऐसे सोच रहे हैं। इस वजह से वो मुझे ठीक से पकाने नहीं दे रहे हैं। वो दोनों एक ही सालन को दो तरह से बनाने के लिए मेरे पीछे ही खड़े रहकर खाना कैसे पकाए बोलने लगे हैं। सच कहूँ तो मेरे बनाए हुए पकवान मुझे ही खाने का मन नहीं कर रहा है। इन्हें रसोई में आने से रोको तो बस है बेटा। आपको स्वादिष्ट भोजन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्यों रे बुड्ढे, तुम क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? तुम बुड्ढे हो और तुम्हें ठीक से खाना पकाना नहीं आ रहा है कहकर मैं तुम्हारी मदद कर रही तो तुम मेरे ऊपर ही मेरे पति से शिकायत करोगे क्या? अब से तुम मेरे घर में काम नहीं कर सकते बस। हाँ, पहले तुम बहुत अच्छे से खाना पकाते थे, वो मैं मानती हूँ। वक्त के साथ साथ तुम्हारे खाने का स्वाद भी बदल गया है, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हारे मदद कर रही तो मेरे ही अपमान करोगे क्या? मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दे रही हूँ। इतने दिन हमारी वजह से ही तुम्हारे परिवार चल रहा था ना, अब से तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। जाओ, तुम और तुम्हारी बूढ़ी पत्नी मिलकर भीख मांग कर जियो, जाओ। वो नहीं रही, पाप बेचारे, ऐसा कुछ कह ही रहा था। राधिका, अब इस पर तरस खाना छोड़ दो। मैं शहर से 5 स्टार होटल शेफ को बुलाऊंगी। हम इतना कमा कर अच्छा खाना नहीं खाए तो कैसे है? तुम जाओ। मदन चुप होकर सर झुका लिया। तुषार लाल वहाँ से दुखी होकर चला गया और घर आकर अपने पत्नी से जो बीता वह सब बताया। आप दुखी ना हो, आप इतने दिन उनके परिवार को अच्छे भोजन पका कर दिए, मसाले आप खुद पीसते थे, आप कितना अच्छा खाना पकाते हैं मुझे अच्छे से पता है जी। उन्होंने आपको निकाल दिया, वो उनकी बदकिस्मती है। इस वजह से हम खुद का व्यापार शुरू करेंगे, वो भी तंदूरी चिकन का व्यापार शुरू करेंगे, क्योंकि तंदूरी चिकन बनाने में आपसे बेहतर कोई नहीं है कहकर मेरा विश्वास है जी। बात तो ठीक है री, मगर निवेश के लिए पैसों की जरूरत है ना। समझदारी और भरोसा रहे तो पैसों की जरूरत नहीं है जी, आप ही कुछ न कुछ हल ढूंढ लोगे, देखो। थोड़े दिनों के बाद तुषार लाल उनके घर के सामने ही ईंट से एक बड़ा सा चूल्हा बनाया। उनमें कोयले डाला।
रात भर मैरिनेट किए हुए चिकन को रॉड को चुबाकर उसमें जलाने लगा। उस खुशबू को सूंघकर लोग वहां पर आ गए। मीराबाई सबको तंदूरी चिकन देने लगी। वो खाकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। मैं बम्बई में रहता हूँ। छुट्टियों में मेरे दादाजी का घर आया हूँ। मैंने कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में तंदूरी चिकन खाया है, मगर इतना स्वादिष्ट तंदूरी चिकन मैंने कभी नहीं खाया है। पता है क्या? तुषार और मीराबाई बहुत खुश हुए। उस दिन से लोग कार में आसपास के गांव से आकर उनके पास तंदूरी चिकन खाने लगे। बहुत कम समय में ही तुषार और मीराबाई उस गांव में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट शुरू किए। अच्छा घर बनाए। एक दिन मदन अपने बच्चों के साथ उनके रेस्टोरेंट को आया। उन्हें देखकर तुषार बहुत खुश हुआ। उन्हें उसके बनाए तरह तरह के चिकन आइटम्स परोसा। वो लोग पेट भर के खाए। बाद में मदन तुषार से, दादाजी मेरी माँ और पत्नी आपके पकवान को बिगाड़े जैसे ही मेरे बिजनेस पार्टनर्स मेरे व्यापार को बर्बाद किए। अब मैं पूरा कर्ज में डूब गया हूँ। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, इस कहावत का अर्थ अब मुझे समझ आ गया है। मगर आपके उन्नति को देखकर मुझे फिर से हिम्मत मिली है। अब से मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, वो सही हो या गलत, मैं मुझ पर ही भरोसा रखूंगा। मैं फिर से अपना व्यापार खड़ा करूंगा। मुझे इतना प्रेरित करने के लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा दादा, कहकर नमस्कार किया। वो सुनकर तुषार और मीरा भाई बहुत खुश हुए।